नेक्स्ट टेबल 12.1 जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोलस्का की बॉडी के तीन मेन रीजन्स होते हैं। इसमें हेड, फुट है, विस्ट्रल मास और मेंटल। पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर इसके बाद इसको पढ़ते हैं। ये देखें, ये नीचे वाला आपको जितना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये इसका हेड है और हेड के फ़ौरन बाद यहाँ से शुरू होके एंड तक है, मतलब थोड़ा डार्क कलर के अंदर। ये फुट है, आगे हेड है। चूँकि हेड और फुट आपस में इकट्ठा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हेड फुट कहा जाता है। तो ये इससे क्रॉल करके चलता है। तो हेड, फुट और ये जो ऊपर इसके बाकी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इस सारे सामान को विसरल मास कहा जाता है। तो हेड, फुट लंबी शेप में होता है। इसका अगला सिरा, उसके ऊपर इसका माउथ, नर्वस और सेंसरी स्ट्रक्चर, जिससे इसके टेंटिकल वगैरह, और जो फुट होता है लंबा होता है, जिससे ये चलते हैं और डिफरेंट सर्फेसिस के साथ अटैच भी हो जाते हैं। विसरल मास जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, और हेड, फुट के डॉर्सल यानी कि उसकी ऊपर वाली साइड पे होता है। मेंटल जो है इसका टिश्यू है, जो कि इसकी विसरल मास के साथ अटैच होता है और इसकी बॉडी को कवर करके रखता है। मेंटल की ऊपर वाली यानी कि बाहर वाली साइड के ऊपर शेल होता है। शेल मेंटल से ही सेक्रीट होता है, और ये शेल बनाते ऐसे हैं कि जहाँ पानी में रहते हैं, पानी में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर खुश्की में रहते हैं तो अपनी डाइट के अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे शेल सेक्रीट करते हैं। तो शेल की तीन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को पेरियोस्ट्रेकम कहते हैं। इसकी डिटेल्स अभी आएंगी आगे, ये इसको एक बार देख लें पहले। तो यहाँ पे इसका माउथ है, ये इसकी स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये इसका ब्रेन है जिसको सेरिब्रल गैंग्लिया कहा जाता है, सिंपल ब्रेन है। ये टेंटिकल्स हैं और टेंटिकल्स के ऊपर इसकी आइज़ होती हैं। ये भी नीचे टेंटिकल्स ही हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा, मतलब कि इसका माउथ है, फिर उसके आगे इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, और इधर से एनस। तो ऊपर इसका शेल है, शेल के नीचे टिश्यू यानी कि मेंटल होता है, फिर इसके बाद इसका लिवर है, इसके अंदर लंग एक ही होता है, और रेस्पिरेटरी बोर जहाँ से सांस लेते हैं, ये स्टमक, किडनी है, मेंटल दिखाया गया है। सारे सरफेस में इसने ऐसे कवर किया होता है। ये इसका हार्ट है, जो कि बस एक पल्सेटिंग या पंपिंग वेसल की शक्ल का होता है। ये इसकी स्पर्म डक्ट है, वास डेफरेंस नीचे फुट है, और फुट के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जिनको म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। जब ये ज़मीन पे क्रॉल करते हैं तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक चिपचिपा मटेरियल जिसको म्यूकस कहते हैं वो इनसे सेक्रीट होता है। जब ये चलते जा रहे होते हैं, इसके पीछे म्यूकस की एक लाइन बनती जाती है, जो कि ये गुजर भी जाए तब भी ज़मीन पे मौजूद रहती, पता चल जाता है स्नेल या स्लग किधर को गया है। ठीक, ये मिलर एंड हार्ले बुक वाली एग्जांपल है, इसी की ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है। मतलब इसमें देखें, जो ऊपर ग्रे कलर की कवरिंग है, ये इसका शेल है, शेल के नीचे येलो सी लाइन, इस तरह से ये इसका मेंटल है, और ये अंदर जो खाली जगह बनी इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। ये इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिनको विसरल मास कहा जाता है। तो लांग या गिल जो इसकी स्पीशीज स्नेल की पानी में पाई जाती है, उनमें सांस लेने के लिए गिल होता है, और जो खुश्की में पाई जाती है उनमें लांग होता एक ही है। और ये क्लास बायवेल्विया जिसमें सीपियाँ वगैरह आती हैं, ये उनकी एनाटॉमी है। बायवेल्विया का मतलब, बाय का मतलब दो, वेल्व कहते हैं शेल के पीसेस को। तो ज्योमेट्री बॉक्स की तरह से इनके दो पीसेस पे मुश्तमिल शेल होता है, और यही इस शेल का वो क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है। तो शेल की तीन लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको पेरियोस्ट्रेकम कहा जाता है, ये जो आपको ब्राउनिश कलर में बनी नज़र आ रही है ऊपर। फिर उसके बाद प्रिज्मेटिक लेयर है, जो कि दरमियान वाली है, मिडल लेयर होती है, और सबसे नीचे नेक्रियस लेयर होती है। ये अमूमन हल्के कलर की होती है, और लाइट जब या धूप वगैरह इस पर पड़ती है, इससे डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट होते नज़र आते हैं, मतलब रेनबो कलर।
और ये इसके नीचे जो ब्लूइश ग्रे कलर के अंदर है ये मेंटल है, इसके साथ मसल्स अटैच हैं जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और ये वो वाले ग्लैंड्स हैं जिन्होंने शेल को सेक्रेट किया है। ये बाइवेल्विया की इंटरनल एनाटॉमी है कि ये टॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड यानी कि चिपटे बिस्किट लाइक शेप के नॉर्मली होते हैं। इस वजह से इनके सारे ही ऑर्गन साइड बाय साइड इस तरह से अरेंज होते हैं। डिटेल्स इनकी आगे आएंगी। तो ये इसके शेल था, शेल डिस्कस हो गया। तो वंस अगेन के शेल सेक्रीट करने के लिए इनको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो पानी के अंदर से, और जो खुश्की में रहने वाली स्पीशीज़ हैं वो अपनी डाइट के अंदर से जो कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उससे शेल तमीर करते हैं अपना। तो मेंटल और फुट के दरमियान में जो खाली जगह उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी बाहर ओपन होने के लिए इसमें गैप्स होते हैं, और गैस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, डाइजेस्टिव वेस्ट को एलिमिनेट करना। एक्सक्रीशन का मतलब है वो तो नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन, और रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट जो है ये एक्सक्रीशन मतलब वो वाला नहीं है। और गैस एक्सचेंज वगैरह के लिए यूज़ होती है। रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी इसी के थ्रू बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर मूव होते हैं। तो इसका जो माउथ होता है इसमें एक रेस्पिंग यानी कि खुरचने वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको रेड्यूला कहा जाता है। इसके अंदर काइटन की बनी हुई एक बेल्ट होती है और पीछे को मुड़े हुए दांत होते हैं। रेड्यूला के नीचे एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको सपोर्ट देने के लिए कार्टिलेज की बनी हुई एक बार होती है, उसको ओडोंटोफोर कहा जाता है। ओडोंटोफोर के साथ जो मसल्स होते हैं ये जब बाहर को एक्सटेंड होते हैं तो रेड्यूला इनके मुंह से बाहर आ जाती है, इस तरह ज़बान बाहर आती है, और कॉन्ट्रैक्ट हों तो वापस अंदर को चले जाती है। तो ये किसी भी सरफेस जिस चीज़ को इन्होंने खाना है उसके साथ अपनी ज़बान लगाते हैं और उसको ऊपर और नीचे को मूव करते हैं। क्योंकि ऊपर से रेती की तरह से होती है, उस चीज़ के पीस ऊपर से खुरचे जाते हैं और उसको ये साथ साथ खाते जाते हैं। ये डायग्राम देखें, इसके अंदर ये इनका माउथ है, माउथ के अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको रेड्यूला कहते हैं। अभी ये मुंह से बाहर है, इसको ये वापस अंदर भी खींच सकते हैं, और ये पूरी इसके ऊपर बेल्ट बनी हुई है। इस पे छोटे छोटे दांत होते हैं जो कि पीछे को मुड़े होते हैं, और ये जो मसल्स हैं ये इसको आगे और पीछे मूव करते हैं, मतलब कि ये इस पैटर्न के अंदर इधर से नीचे और इधर से फिर आगे इस तरह से मूव करती रहती है। तो जो फूड के पीसेस उतरते हैं वो यहाँ से साथ इसके माउथ के अंदर और यहाँ से इसके एसोफेगस के अंदर यानी कि खाने की नाली में चले जाते हैं। ये जो नीचे वाली डायग्राम है ये रेड्यूला माइक्रोस्कोप के ऊपर इस तरह से नज़र आती है, और इनके ऊपर जो पैटर्न है ये हर मोलस्का के अंदर अलग-अलग होता है, इस बेस पे इनको क्लासीफाई भी किया जाता है। तो इसकी मैं थोड़ी HD पिक्चर्स ऐड की थी। ये गार्डन स्लग होता है, उसके रेड्यूला का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक दांत से बने नज़र आ रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। ये ज़रा करीब से पीछे को मुड़े हुए, और ये टफेस्ट मटेरियल इन एनिमल किंगडम। ये भी इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ही है। तो ये इस तरह से पीछे को मुड़े होते हैं ताकि कोई भी फूड पार्टिकल इनके साथ फंस के वापस इसके मुंह में चला जाए। फिर आती है क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टमक, और पोडा का मतलब होता है पाँव। गैस्ट्रोपोड का मतलब बना स्टमक और फुट। तो इनको गैस्ट्रोपोड इसलिए कहा जाता है कि इनका फुट इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है। इस क्लास के अंदर आते हैं स्नेल्स, लिम्पेट्स और स्लग्स। एग्जाम्पल्स अभी आगे इनकी पिक्चर्स आएंगी। इनकी 35,000 से ज़्यादा लिविंग स्पीशीज़ हैं। तो फाइलम मोलस्का के अंदर से जो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा वैरायटी रखने वाली क्लास है वो क्लास गैस्ट्रोपोडा है।
इसके जो मेंबर्स हैं मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, खुश्की पे मतलब बगीचे में और फसलों वगैरह में भी पाए जाते हैं। तो मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता। कॉमन एक गार्डन स्लग होता है, गार्डन स्नेल, उसको हेलिक्स पोमेटिया कहा जाता है, या कॉमन इंग्लिश में इसको एस्करगॉट कहा जाता है। तो इसको फ्रेंच डिशेस के अंदर खाया भी जाता है, या बगीचे के अंदर ही आते हैं, पौधों का नुकसान करते हैं, फिर इनको स्प्रे वगैरह की जाती है या पानी में मिक्स करके मिट्टी में दवाई डाली जाती है, उससे ये फिर मर जाते हैं। और मेडिकल इंपॉर्टेंस इनकी ये है कि ट्रीमाटोड पैरासाइट्स जो कि हमने पीछे पढ़े, लिवर फ्लूक वगैरह, ये उनके इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं। ठीक, तो ये जिनके ऊपर शेल होता है इनको स्नेल कहा जाता है, और ये जो शेल के बगैर होते हैं इसको स्लग कहा जाता है। वेजिटेशन पे फीड करते हैं। ये होते हैं लिम्पेट्स। ऊपर वन पीस में शेल होता है, नीचे इसके एनिमल होता है, ये भी लिम्पेट्स के शेल हैं। वो जो कोडियाँ होती हैं, फूटी कोड़ी जिसको कहा जाता है, ये किचन में भी होते हैं, वो भी इसी के अंदर ही आते हैं। तो ये भी लिम्पेट्स ही हैं, इनको ऊपर से शेल ज़रा कलरफुल होता है, मेरीन इन्वायरमेंट में मिलते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा के अंदर एक यूनिक करेक्टर, उसको टॉर्जन कहा जाता है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो मोस्टली गैस्ट्रोपोडा का जो शेल होता है ये कोन की शेप में कॉइल्ड होता है। मशीन के अंदर से कोन निकलती देखी ना, जैसे वो आइसक्रीम निकलना स्टार्ट होती है सर्कल में, उसको ट्विस्ट करते हैं, इनका शेल इस तरह से बनना शुरू होता है, ट्विस्ट होते होते बड़ा हो जाता है। अब इसके इंटरनल ऑर्गन्स चूँकि शेल के अंदर होते हैं, तो शेल के साथ साथ वो भी ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन टॉर्जन के अंदर सारा विसरल मास, मेंटल और मेंटल कैविटी बमाय इंटरनल ऑर्गन्स 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाते हैं। इससे ये होता है कि सारे ऑर्गन चूँकि ट्विस्ट होकर घूम गए, इससे गिल्स, एनस और एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स बिल्कुल सर के पीछे आ जाती हैं। इसका डाइजेस्टिव ट्रैक जो कि पहले सीधा था, फिर वो यू शेप में आ जाता है। ये सारा कुछ डायग्राम के अंदर क्लियर है, देखें। अब ये जो एनिमल अभी बना, अभी इसकी एज कम है। ये इसका माउथ है, ग्रीन कलर की ट्यूब डाइजेस्टिव ट्रैक है, और ये इसकी मेंटल कैविटी है। यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे एनस है, डाइजेस्टिव सिस्टम सीधा है। ये मेंटल कैविटी की ओपनिंग है, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे जैसे बड़ा होता है इसका शेल, ऐसे कॉइल करना शुरू कर देता है। शेल के अंदर मौजूद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स भी कॉइल करते हैं, और ये यू शेप में आ जाता है। ये टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू, मतलब पहले ऐसे था, फिर ट्विस्ट होना शुरू हुआ और अब आ गया ऐसे। ठीक है, मेंटल कैविटी पहले पीछे थी, लेकिन अब मेंटल कैविटी घूम के आ गई आगे, लिखा भी है नाउ एंटीरियर। अब इस प्रोसेस के अंदर एक मसला ये हुआ कि डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट ओपनिंग यानी कि एनस पहले तो था पिछली साइड के ऊपर, लेकिन अब ट्विस्ट होने से वो आ गया अगली साइड के ऊपर, सर के बिल्कुल ऊपर। तो टॉर्जन का यहाँ पे मसला ये है कि जो डाइजेस्टिव वेस्ट एक्सक्रीट होगा वो सारा इसके सर के ऊपर आके गिरेगा। ठीक, ये भी वही प्रोसेस दोबारा से दिखाया गया है। ये भी अब टॉर्जन का फ़ायदा तो ये है कि इसके शेल के साथ सारे इसके इंटरनल ऑर्गन्स एडजस्ट हो जाते हैं। एक और ये है कि अगर इसके सारे इंटरनल ऑर्गन सीधी लाइन के अंदर ही रहते, तो जब इसको मतलब कोई डर या ख़तरा होता है तो अपने शेल के अंदर चला जाता है। सीधी अरेंजमेंट के अंदर नुकसान ये है कि पहले इसका फुट अंदर जाता है शेल में, फिर इसका सर अंदर जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है पाँव की निस्बत, और उसी में सारे इंपॉर्टेंट सेंसरी और नर्वस सिस्टम्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर सर बाद में अंदर जाएगा तो कोई प्रेडेटर उस पर हमला करेगा और उसको ज़ख्मी करेगा, वैसे ही मार देगा। इस चीज़ से बचने के लिए जब इनका शेल ट्विस्ट होता है तो पहले सर अंदर जाता है, फिर बाकी का फुट और दूसरे ऑर्गन।
तो इनके शेल का जो आखिरी हिस्सा होता है, आखिरी चैम्बर, वो बड़ा होता है, उसके अंदर ये जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं आर्जी तौर पे। और कुछ स्नेल्स के अंदर एक प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है, उसको अपर कलम कहते हैं, वो ढक्कन की तरह से ऊपर से बंद हो जाती है और फिर ये कोई प्रेडेटर इसको नुकसान नहीं कर सकता। इसके अलावा अक्सर ये जो स्नेल्स होते हैं हाइबरनेटिंग मोड के अंदर भी चले जाते हैं, अपने शेल के अंदर जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं और किसी सरफेस वगैरह के साथ चिपक जाते हैं। जो बच्चे गांव से आते हैं उन्होंने गंदम की फसल वगैरह के अंदर या जो जानवरों के लिए बरसन वगैरह उगाया जाता है उसकी फसल में ये अक्सर पाए जाते हैं। और जैसे मौसम गर्म होने लगता है तो ड्राई हैबिटेट होने की वजह से ये अपने आप को शेल में बंद करके हाइबरनेटिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि टॉर्जन की वजह से जो मेंटल कैविटी की ओपनिंग है सामने साइड पे आ जाती है, उससे ये होता है कि स्नेल आगे आगे मूव करता है, उसके साथ ही जो साफ़ पानी इसकी बॉडी के अंदर आता है मेंटल कैविटी से हो के जो भी है उसके वेस्ट वगैरह सारे साथ ले जाता है। तो तीसरा फ़ायदा ये है कि इसका जो हेड रीजन सामने आ जाता है सेंसरी ऑर्गन सीधे, तो इसको सामने से आने वाली जो स्टिमुलाई जिस तरफ कोई चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। अब टॉर्जन की वजह से एक मसला होता है कि अब एनस वगैरह जो कि सर के ऊपर आके ओपन हो रहा है, तो इनको एक प्रोसेस का सामना करना पड़ता है जिसको फाउलिंग कहते हैं। फाउलिंग का मतलब ये है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट और डाइजेस्टिव वेस्ट इनके सर के ऊपर गिरता है। उससे बचने के लिए इनके अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको डीटॉर्जन कहते हैं, यानी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले यू शेप में आता है फिर यू का एक सिरा वापस 90 डिग्री मुड़ जाता है। तो इस तरह से जो ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली, वो इसके सर के ऊपर बिल्कुल ओपन होने की बजाय थोड़ा सा साइड पे जाके ओपन होती है। हम अपनी पिछली डायग्राम पे वापस चलते हैं एक बार। ये तो अब नोटिस करेंगे कि ये इसके सर के बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा सा साइड को है, यानी कि पहले ये यू शेप के अंदर आता है और फिर यू का ये वाला जो सिरा है ये इधर को मुड़ जाता है, जिसको डीटॉर्जन कहते हैं। यानी कि पहले ट्विस्ट होता है फिर थोड़ा सा उसका हिस्सा अनट्विस्ट हो जाता है ताकि ये नुकसान से बच जाए। फिर आता है शेल कॉइलिंग। तो शुरू वाले जो इनके फॉसिल्स मिलते हैं उनका जो शेल था वन प्लेन के अंदर कॉइल्ड होता था, मतलब ये कि लंबाई में या चौड़ाई में। बाद वाले फॉसिल्स ऐसे नहीं थे क्योंकि इनका जो शेल था ये लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ों में इंक्रीज़ करता था। कुछ मॉडर्न स्नेल जिसके अंदर आजकल ये गंदम की फसल में पाए जाने वाले स्नेल्स ही आते हैं, इनका शेल भी वन प्लेन में होता है, यानी कि थोड़ा सा चिपटा होता है। तो मॉडर्न स्नेल्स का जो शेल है नॉर्मली जो अक्सरियत स्नेल्स में पाया जाता है वो एसिमेट्रिकल होता है। जैसे जैसे स्नेल बड़ा होता जाता है उसकी कॉइल आगे को बनती जाती है, वर्ल या कॉइल जो कि आगे को कवर होता है, जिस तरह से ये है। तो ये शुरू वाला इसका हिस्सा बड़ा, इसी में ये जब ख़तरा होता है तो अपनी बॉडी को इसके अंदर ले जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इस तरफ को इसमें नए ट्विस्ट ऐड होते जाते हैं। और ये नीचे वाली डायग्राम जो है इसमें इसके इंटरनल ऑर्गन्स वंस अगेन दिखाए गए हैं। तो ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये वन प्लेन शेल जो कहते थे ना एक प्लेन में ग्रो करता, वो ये है। इसमें आप देखें कि ये एक ही जगह पे ऐसे मतलब कि गोल हो रहा है, इधर से ऊपर को नहीं उठ रहा। अगर हम इसको पीछे वाली डायग्राम के साथ कंपेयर करें तो ये कोन की तरह से ऊपर को उठता जा रहा है। तो जो बात हुई थी वो यही कि पुराने मोलस्का जिनके फॉसिल्स मिलते हैं शुरू वाले बिल्कुल, उनके शेल इस तरह के थे। बाद में शेल इस तरह से नहीं, वो मतलब कि इस तरफ को भी बढ़ते थे और इधर से ऊपर को भी बढ़ते थे। आजकल भी मोस्टली ऐसे ही हैं, लेकिन आज भी कुछ मोलस्का ऐसे हैं जिनके शेल इस तरह से जो कि वन प्लेन के अंदर ही ग्रो करते हैं वो पाए जाते हैं। तो अब शेल चूँकि एक तरफ को ज़्यादा बड़ा होता है दूसरी तरफ को कम होता है, इसलिए जो इसके ऑर्गन्स हैं इनमें से बहुत सारे ऑर्गन, एक एक ऑर्गन जो कि शुरू में पेयर्स की फॉर्म में होते थे वो एक एक रह गया, एक एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में ख़त्म हो गया, क्योंकि शेल में इतनी जगह नहीं थी कि दो दो ऑर्गन्स को एकोमोडेट किया जा सके।
इस वजह से मोस्टली स्नेल्स के अंदर जो गिल्स या लंग्स हैं वो दो की बजाय एक होता है, इसी तरह से जो गोनेड्स हैं वो भी दो की बजाय एक होता है।